सर। ओके फाइन। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए अभी जो अप्रोच है मेरा कि किस तरीके से हमें कवर करना है, तो पहला जो है टॉपिक है वो आई विल कवर द क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है। अब रीजन क्या है इसका, बिकॉज क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो आपका एनालिसिस के लिए, ये हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्वांट का। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वांट आप पहले कर लो। ठीक है। और ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है कभी कभी, तो इसलिए बेटर है कि अगर टफ है आप पहले ही कर लिए तो आपको टाइम मिल जाता है एक रिवीजन के लिए। करेक्ट। तो इसीलिए बेटर है कि क्वांट पहले करो, देन इकोनॉमिक्स, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर ये तीन चीजें हमने पहले बेस कवर कर लिया तो फिर हमारे लिए इक्विटी, फिक्स इनकम, डेरिवेटिव ये समझना हमारे लिए कंपेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपका जो बेस है पहले वो स्ट्रॉन्ग हो और फिर आप बाकी के सब्जेक्ट्स में एंट्री करो। ठीक है। ओके। तो यहां से हम चालू करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। ओके। तो देखिए इसमें मेरे क्लास में आप अगर कोई भी डाउट है तो आप वहीं पे आप पूछ सकते हो। ठीक है। ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्लास खत्म होगा फिर हम डाउट पूछेंगे। आप लाइव में मुझे स्टॉप कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो कि सर ये जो है वो वापस एक्सप्लेन कीजिए, या ये चीज नहीं समझी मुझे, या इसमें और एडिशनल डाउट है आपको। ठीक है। तो कोई भी इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत उसको डाउट को पूछिए वहीं पे। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है उसमें हम पहली चीज जो समझ रहे हैं वो है रेट एंड रिटर्न। ठीक है। अब ये क्यों समझ रहे हैं आपको पता है, रेट एंड रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखो अपन जो फिनेंस में बात कर रहे हैं वो किससे किससे डील कर रहे हैं, मनी से। ठीक है। सो मनी के लिए कोई ना कोई एक इन्वेस्टर होगा। सपोज आपके पास पैसे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। करेक्ट। तो आप क्या चीज देखोगे कि उसका रिटर्न कितना आना चाहिए। एग्री और नॉट। करेक्ट। ओके। सो करेक्ट, रिटर्न आना चाहिए। प्रथमेश आप कुछ बोलना चाहते हो? नो सर, नो। ओके फाइन। सो देखिए रिटर्न रिटर्न बेसिकली जनरेट होना चाहिए। तो इसीलिए पहले हम ये चीज तो समझ ले कि जो रेट क्या क्या टाइप के होते हैं, रिटर्न क्या क्या टाइप के होते हैं, तब हम आगे जाके फाइनेंस में चीजें, बाकी चीजें हमारे समझने के लिए इजी होगी। और क्या क्या टाइप से रिटर्न को प्रेजेंट किया जा सकता है या क्या क्या टाइप के रिटर्न होते हैं, अगर जब हम वो समझेंगे तब तो हम समझेंगे ना कि भाई इक्विटी से कितना रिटर्न आना चाहिए, फिक्स इनकम से कितना रिटर्न आना चाहिए, करेक्ट, अल्टरनेटिव से कितना रिटर्न आना चाहिए, और किस में कितना रिस्क है। तो ये सब चीजें अगर हम रिस्क और रिटर्न ये चीजें हम नहीं समझेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस असेट क्लास से कितना रिटर्न मिलना चाहिए, किस असेट क्लास में कितना रिस्क है। तो ये इसीलिए क्वांटिटेटिव मेथड्स में पहला हम समझेंगे कि रेट एंड रिटर्न क्या है, रेट और रिटर्न मेजरमेंट का। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपको, ठीक है अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको आज 100 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी मैं आपसे आज 100 रुपए ले रहा हूं, ठीक है, यू आर गिविंग मी 100 रुपीज। ठीक है। अब एक साल बाद मैंने बोला कि ये लो मैं आपको वापस 100 रुपीज दे रहा हूं, क्या आप मुझे दोगे पैसा 100 रुपए? क्या आप लोग दोगे दोगे मुझे 100 रुपए? अगर मैं बोलूं कि आज मैं आपको आप आज मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको एक साल बाद वापस 100 रुपए दूंगा, तो कोई देगा मुझे 100 रुपए? नो सर। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप बोलोगे सर आज जो 100 रुपए दे रहा हूँ वो एक साल बाद उसका वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगा, उसमें कुछ तो रिटर्न चाहिए मुझे, राइट? मैं आपको पैसा क्यों फ्री में दूं? तो कुछ तो रिटर्न दो। तो ठीक है चलो, मैंने बोला कि आपको 7% रिटर्न दूंगा, तो फिर आप, करेक्ट, जैसे तने ने लिखा है कि एक साल में इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो एक तो देखो इन्फ्लेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज, करेक्ट। कि इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि सपोज देखिए आज 100 रुपए में सपोज मैं एक पिज्जा खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब ये पिज्जा का भाव एक साल बाद क्या हो जाएगा, 110 रुपए। सपोज उसने बढ़ा दिया क्योंकि उसका कॉस्ट बढ़ गया, लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, सैलरी बढ़ाया, सब बढ़ाया, रॉ मटेरियल जो लाता है उसका कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है। तो उसका उसने क्या किया, पिज्जा का भाव 110 रुपए कर दिया। तो अभी आप जो आज 100 रुपए में एक पिज्जा खरीद सकते थे, वो एक साल बाद आप वही 100 रुपए में एक पिज्जा नहीं खरीद पाओगे, कि अब वो पिज्जा का रेट कितना हो गया है, 110 रुपए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। जो प्राइस बिना कुछ किए प्राइस बढ़ रहा है,
करेक्ट, क्योंकि आप सैलरी बढ़ा रहे हो या रो मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, कुछ भी रीजन से जो प्राइस बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसके प्राइस बढ़ गया तो आपको 1 साल बाद 100 रुपए में वो पिज्जा नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज क्या है रिटर्न में कि ठीक है, एक तो इन्फ्लेशन का तो फैक्टर रहेगा ही, उसके अलावा आप देखोगे कि अगर आपने मुझे पैसा दिया यानी जगदीश को पैसा दिया तो उसको पैसा देने में रिस्क कितना है कि जगदीश पैसा वापस देगा क्या। करेक्ट, ये भी तो रिस्क है जिसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, और बाकी टाइप के भी रिस्क है जो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके के रिस्क है, और उस रिस्क के बेसिस पे आप रिटर्न डिसाइड करोगे कि अगर मैं जगदीश को पैसा देता हूं तो मैं कितना रिटर्न मांगना चाहिए मुझे जगदीश से। तो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं आपको 7% रिटर्न दूंगा, कितना दूंगा 7%, तो आप क्या बोलोगे कि 7% आप दे रहे हो, इससे अच्छा तो मैं बैंक में रख देता हूँ ना। करेक्ट, 7% तो मुझे बैंक ही दे देगी, तो फिर मैं आपके पास क्यों रखूं, क्यों रिस्क लूं, क्योंकि आपका मैं आपको जानता नहीं हूँ, या आप मुझे 1 साल बाद पैसा दोगे कि नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं है। इससे बेटर तो मैं एक बैंक में रख दूं, एसबीआई में रख दूं, वही 7% दे रहा है। तो अब देखिए, मुझे आपसे पैसा लेना है तो मुझे आपको ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा कंपेयर टू एसबीआई, तभी आप दोगे। तो इसमें क्या चीज डिफाइन होती है कि रिस्क और रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। ये चीज पढ़ी है ना आपने, कहीं पे सुनी तो होगी, एटलीस्ट सुना है कि नहीं सुना है। यस सर। सुना है ना रिस्क और रिटर्न का कॉन्सेप्ट। तो रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि आपको पैसा दिया सर तो इसमें रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू मैं एसबीआई को दूं, क्योंकि मुझे एसबीआई पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मुझे पता है कि वो डूबेगी नहीं, पर आपका इसमें रिस्क ज्यादा है। तो आपका रिस्क ज्यादा है तो मैं आपको अगर पैसा देता हूं तो आपसे रिटर्न भी ज्यादा लूंगा। समझ आया, तो ये हो गया हमारा रिस्क और रिटर्न का बात। अब हम बात करेंगे कि ये जो सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। करेक्ट, क्योंकि जितने टाइम के लिए आप मुझे ये पैसा यूज करने दे रहे हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि आप मुझे आज 100 रुपए दे रहे हो तो आपको ये 1 साल के लिए अवेलेबल नहीं देगा ये पैसा। ये पैसा मैं यूज कर रहा हूँ 1 साल के लिए, तो वो इसका जो टाइम वैल्यू है देयर हैज टू बी समथिंग। सो वो जो आप रेट मुझसे मांग रहे हो वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जितने टाइम के लिए आप मुझसे पैसा दे रहे हो मुझे यूज करने के लिए, उसका आपको भाड़ा चाहिए, आपको उसका ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब देखिए जो जो ये इंटरेस्ट रेट है उसको हम अलग अलग टाइप से, उसी के 3 टाइप है बेसिकली, सेम चीज को हम 3 अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। तो एक क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैसे कि आपने मुझे अगर पैसा दिया, जब हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, आपने अगर मुझे पैसा दिया और आपने बोला सर आपसे मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। क्यों चाहिए 10% का रिटर्न, क्योंकि एसबीआई मुझे वैसे ही 7% दे रहा है, तो मैं आपको 7% पे क्यों दूं, तो मैं आपको दूंगा 10% पे। तो ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना तो आपको चाहिए ही, इसके बिना आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं मैं एसबीआई में रख दूंगा। समझ में आया ये चीज, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, एनी डाउट। ओके ओके ठीक है। सो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट ये क्यों है, क्योंकि देखिए अब जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है सपोज, तो उसी को मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आज मुझे कितना पैसा देना है। जैसे कि सपोज अगर 100 रुपए आपने आज दिए और ये 1 साल बाद हो गए 110 रुपए, तो अगर 110 का मैं रिटर्न निकालू, ठीक है, सो इसको क्या करना पड़ेगा, ये r⁻1, ये चीज समझ में आया, डिस्काउंटिंग किया है मैंने 1 साल के लिए, ये चीज समझ में आया कि डिस्काउंटिंग किया है। ठीक है, सो डिस्काउंटिंग समझ में आया, तो ये मेरा आर क्या हो गया, ये हो गया मेरा डिस्काउंट रेट, कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, और उस डिस्काउंट रेट से मुझे क्या मिलेगा कि आज मैं कितना प्राइस दूं ताकि मुझे फ्यूचर में 110 रुपए मिले। सो इन दिस एग्जाम्पल अगर 110 रुपए मुझे चाहिए फ्यूचर में और 10% का रिटर्न चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये कितना आएगा 110 डिवाइड बाई
1.1, तो मुझे आज 100 रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर मैं 100 रुपए दूं तो मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा, 110 रुपए। और इसका मतलब क्या, मेरा रिटर्न कितना हो गया, 10%। तो इसी रेट को मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्काउंट रेट भी बोल सकता हूँ, सेम रेट को। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत फंडामेंटल है फिनेंस के लिए। हम आगे की स्टोरी, जो भी स्टोरी है, मतलब इक्विटी, फिक्स इनकम, अल्टरनेटिव, सब चीजें हैं, वो यहीं से आपका बेस बनेगा इसका। अगर आपका रेट और रिटर्न ये समझ गया बेसिक में, तो आपका क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया आपका डिस्काउंट रेट। अब तीसरा हम बोलेंगे कि इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ करंट कंजम्पशन। अब ये क्या चीज है, अब देखिए यहाँ पे हमें वो जो पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था वो वापस हम समझ रहे हैं। देखो आपने क्या किया, आपके पास 100 रुपए है, आप गए पिज्जा की शॉप में, आप पिज्जा खाने के लिए परचेज कर ही रहे थे कि मैं वहां पे खड़ा था और मैंने बोला कि एक काम करो, ये पिज्जा, ये 100 रुपए आप मुझे दे दो, मैं 1 साल बाद आपको कितने दे दूंगा, 110 रुपए दे दूंगा। क्या दे दूंगा, 110 रुपए। तो आपने तुरंत डिसीजन लिया कि यार क्या करूं, पिज्जा खाऊं कि इनको दे दूं। आपने बोला ठीक है यार, पिज्जा नहीं खाता हूँ, एक काम करता हूँ जगदीश को दे देता हूँ, ताकि मेरे को 110 रुपए मिल जाएंगे 1 साल बाद। तो आपने मुझे दे दिया। तो आपने क्या किया है कि आप जो पिज्जा खाने वाले थे वो पिज्जा को पोस्टपोन किया है 1 साल से। किया है कि नहीं किया है, कि पिज्जा जो तभी खाने वाले थे, तभी आपने वो पैसा क्या किया, मुझे दे दिया 100 रुपए। अब आपको पिज्जा खाना तो क्या करना पड़ेगा, 1 साल बाद खाना पड़ेगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो करंट कंजम्पशन यानी आज जो पिज्जा खाने वाले थे उसका ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, करेक्ट। कि अगर मैं रिटर्न जो है वो इतना अट्रैक्टिव दूं आपको, तो आपको क्या बोलोगे, ठीक है भाई पिज्जा तो अपन बाद में खा लेंगे, आज पहले इसको पैसा बना लेते हैं। अभी इसको रियल लाइफ में देखें तो आप क्या बोलोगे, अगर यदि कोई इक्विटी मार्केट अच्छा चलने वाला है और आपको लग रहा है वहां से 20% रिटर्न आ सकता है, कितना, 20%, और आपको, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक ऑप्शन क्या है कि आप बाइक खरीद लो। दूसरा ऑप्शन क्या, आप बोलोगे ठीक है भाई इन्वेस्ट कर देता हूँ 1 लाख और 20% रिटर्न आएगा, तो मेरे पास 1,20,000 आ जाएगा, और फिर मैं 1 लाख में बाइक खरीद के 20,000 रुपए मैं सेव कर लूंगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, करंट कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे हो। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ करंट कंजम्पशन। मतलब कितना आपको रिटर्न चाहिए ताकि आप आज का कंजम्पशन पोस्टपोन करके कल कर दो। इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ करंट कंजम्पशन भी बोलेंगे, सेम रेट। किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके कूल। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा उसका डिस्कशन। अब इसमें हम एक देखेंगे कि एक रिस्क फ्री रेट क्या होता है, यानी वो हमारा बेस बनेगा। अच्छा, कैसे कि रिस्क फ्री रेट का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे हम, देखो कि अगर वही सेम एग्जांपल पे हम वापस काम करते हैं कि अगर मैंने बोला कि मैं आपके पास आया और मुझे बोला कि, मैंने बोला कि आप मुझे पैसा उधार दे दो। तो अगर आप मुझे पैसा उधार दे रहे हो तो आपने क्या बोला कि पहले मैं एसबीआई का रेट चेक करूंगा, एसबीआई अगर 7% दे रहा है तो मैं 7% पे तो नहीं दूंगा आपको, उसके ऊपर ही दूंगा। तो वैसे ही आप देखोगे कि एक एसबीआई में भी कुछ ना कुछ रिस्क है, बट वही आप ऐसा रेट देखोगे जहां जो बिल्कुल रिस्क फ्री, यानी जिसमें कि डिफॉल्ट का रिस्क है ही नहीं या ऑलमोस्ट नील है, यानी बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो ऐसी रेट जहां पे जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हो, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यानी आप पैसा दोगे तो आपको ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि पैसा मिलेगा वापस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। और दूसरा क्या होगा, नो एक्सपेक्टेड, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, यानी आप बोलोगे उसमें इन्फ्लेशन का भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इन्फ्लेशन से भी कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी ये जो रेट है ये क्या हो गया मेरा, रियल रिस्क फ्री मतलब नो डिफॉल्ट, रिस्क फ्री मतलब नो डिफॉल्ट, एंड रियल मतलब क्या, नो इन्फ्लेशन। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। रियल मतलब क्या, नो इन्फ्लेशन, रिस्क फ्री मतलब क्या, नो डिफॉल्ट। सो अगर ऐसा रेट जिसमें नो डिफॉल्ट हो और नो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड हो तो उसको मैं बोलूंगा रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्यों है जरूरी समझना, बिकॉज ये जो रेट रहेगा उसके ऊपर ही आप ऐड करके बताओगे कि किस टाइप को किसको कितने पे लैंड करना है। जैसे कि एक एग्जांपल, एक बंदा
जैसे एक तो मैंने एक जगदीश ने मांगा और एक बंदा ऐसा है जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, सपोज उसका नाम है लेट्स से आदेश, इसने ऑलरेडी पहले भी फ्यूचर में डिफॉल्ट किया और इसकी कंडीशन भी बहुत वीक है, फाइनेंशियल कंडीशन इज वीक और इसका फाइनेंशियल कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग। तो अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, आप दोनों को सेम रेट पे लेंडिंग करोगे कि अलग अलग रेट पे लेंडिंग करोगे? बताइए। डिफरेंट लेवल। अच्छा तो किसको रेट ज्यादा दोगे, किसको रेट ज्यादा लेंडिंग करोगे, किसको मतलब ज्यादा रेट पे लेंडिंग करोगे? आदेश को कम करेंगे। आदेश को कम रेट पे लेंडिंग करोगे? यस, फाइनेंशियली वीक। ओके, और जगदीश को ज्यादा रेट पे? यस। ओके, एनीवन एल्स, कोई और किसी का ओपिनियन है? मोहित, तने? नो सर। ओके ओके, सो देखो अभी आदेश का क्या है, अगर वो वीक है तो इसका मतलब क्या, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो उसमें रिस्क क्या है, ज्यादा है कि कम है? रिस्क क्या है, ज्यादा है। उसका पैसा वापस नहीं करने का रिस्क क्या है, आदेश में ज्यादा है, करेक्ट। तो अगर आदेश में पैसा वापस करने का रिस्क ज्यादा, वापस नहीं करने का रिस्क ज्यादा है, तो आदेश को आप कम रेट पे लेंडिंग नहीं करोगे, आप आदेश को ज्यादा रेट पे लेंडिंग करोगे। और जगदीश का यदि वापस पैसा करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसको क्या करोगे, कम रेट पे लेंडिंग करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क क्या है, कम। आपको रिस्क के हिसाब से सोचना है। सो रिस्क ज्यादा तो रिटर्न, मतलब आप जो रेट पे लैंडिंग करोगे वो क्या होगी, कम होगी। सॉरी 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 सॉरी, सो इसमें क्या होगा, रिटर्न ज्यादा, और रिस्क कम तो रिटर्न भी कम। समझ में आया ये चीज कि नहीं? ये आया चीज समझ में? ओके, सो देखिए जिसका फाइनेंशियल कंडीशन यानी जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है, उससे आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन करोगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कम है उससे आप कम रिटर्न एक्सपेक्टेशन करोगे, क्योंकि जगदीश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग है और आदेश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है, इसीलिए आप रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। और जगदीश से रिस्क कम है तो इसलिए जगदीश से रिटर्न भी आप कम एक्सपेक्टेशन करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लियर रहना है, आपको किस दिशा में सोचना है, आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, वो है रिस्क। तो जहां पे रिस्क ज्यादा वहां पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा, और जहां पे रिस्क कम वहां पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम रहेगी। सिंपल हिसाब किताब है। आपको रिस्क किस में ज्यादा लग रहा है, आदेश में कि जगदीश में? आदेश में, तो आदेश का रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा, और जगदीश में रिस्क कम है तो जगदीश में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी कम रहेगा। करेक्ट, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि नॉमिनल रिटर्न क्या होता है। सो नॉमिनल जो रिटर्न है उसमें क्या रहेगा, हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो अगर नॉमिनल रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं तो ये ब्रॉडली क्या हो गया, रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, सो हम पहले क्या बात कर रहे थे, हमने दो वर्ड देखे थे, रियल, रियल मतलब क्या, नो इन्फ्लेशन, और फिर हमने क्या देखा था, रिस्क फ्री। तो ये भी आपको नोट करना है, नो डिफॉल्ट। ओके, सो रियल इज नो इन्फ्लेशन, रिस्क फ्री इज नो डिफॉल्ट। सो अगर मेरे को इन्फ्लेशन ऐड करना है तो उसको क्या मैं बोलूंगा, नॉमिनल। सो नॉमिनल मतलब क्या, विथ इन्फ्लेशन। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, वन प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट अगर मुझे निकालना है तो क्या रहेगा, वन प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू वन प्लस इन्फ्लेशन रेट। करेक्ट, सो देखो कैसा हो गया कि सपोज अगर 5% इज माई रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट, रियल रिस्क फ्री रेट, और लेट्स से 7% इज माई इन्फ्लेशन रेट।
तो अगर मुझे नॉमिनल रेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1.05 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू माई 1 प्लस नॉमिनल रेट, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। ये रिस्क फ्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी भी मैंने डिफॉल्ट प्रीमियम नहीं ऐड किया है, मैंने क्या ऐड किया है, सिर्फ इन्फ्लेशन ऐड किया है। सो अब जो ये जो रेट आ रहा है इसमें मेरा इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। तो हम पहले बात कर रहे थे ना कि अगर इन्फ्लेशन से भी तो इम्पैक्ट होगा, सो वो अगर इम्पैक्ट होगा तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करके मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। क्योंकि देखो आप जब 100 रुपए मुझे दे रहे हो, तो अगर मैं आपको 107 दे रहा हूँ और 7% इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका रियल मनी कुछ ग्रो नहीं हुआ है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है उसमें, कि आज 100 रुपए है और एक साल बाद 107 रुपए की वैल्यू भी क्या रहेगी, 100 रुपए जितनी, बिकॉज ऑफ 7% इन्फ्लेशन। तो आपका रियल मनी कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे, मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए, करेक्ट। तो वो अगर आपको रिटर्न देखना है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 5% ज्यादा चाहिए, तो 5% आपको कंसिडर करना है, एंड 7% क्या है आपका इन्फ्लेशन। तो इससे आपको ये जो रिटर्न आएगा उसको बोलेंगे हम नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। कोई डाउट है यहाँ तक, एनी डाउट? ओके, सो ठीक है। अब इसके हम जाते हैं कि अगर ये ठीक है, ये हमारा हो गया रिस्क फ्री रेट। अब रियल लाइफ में क्या होगा कि डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इन्वेस्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स है। तो इसका रिटर्न सॉरी डिफॉल्ट रिस्क जो है वो जीरो नहीं हो सकती, और इसके अलावा भी कुछ टाइप के रिस्क होंगी। सो आप जब जैसे हम बात कर रहे थे कि देर आर टू पीपल हु इज लाइक आदेश और जगदीश, सो हम दो लोगों की बात कर रहे थे। तो जगदीश का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो है स्ट्रांग और इसका है वीक। तो इसीलिए ये तो हम देख रहे हैं डिफॉल्ट का सेटिंग, मतलब डिफॉल्ट जो होना है उसका प्रोबेबिलिटी, बट इसके अलावा भी और तरीके के इश्यूज होंगे, तो और तरीके की रिस्क होंगी, तो वो रिस्क को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मैं देखो कैसे एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर आप फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरा है प्रोडक्ट आपका इक्विटी, तो अच्छा आप मुझे बताओ कि इक्विटी में आप किस टाइप का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, मतलब किससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, फिक्स इनकम से कि इक्विटी से, किससे रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे आप बताइए? इक्विटी। इक्विटी से, क्यों? इक्विटी से क्यों रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे? रिस्क ज्यादा है इसलिए। इसकी ज्यादा है, और उसमें मैं अगर रियल एस्टेट भी ऐड कर दूं तो पहले क्या आएगा, इक्विटी, फिर रियल एस्टेट और फिर फिक्स इनकम, ऐसा बोल सकते हैं हम, करेक्ट। अब रियल एस्टेट क्यों आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है, इलिक्विडिटी, करेक्ट। रियल एस्टेट को आप जल्दी से बेच नहीं सकते हो मार्केट में, तो इसीलिए तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर एक एसेट क्लास में कुछ ना कुछ फीचर है और कुछ ना कुछ रिस्क भी है, और वो रिस्क आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा अगर आप वो एसेट क्लास से रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो। अब वो इक्विटी भी हो सकता है, वो फिक्स इनकम भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो जो एसेट क्लास है या जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या टाइप की रिस्क हो सकती है, वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट से रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या क्या चीजें इंक्लूड करूंगा, देखो अभी ध्यान से, ठीक है। सो पहला क्या रहेगा, रिस्क फ्री रेट, ये तो मेरा बेस बनेगा, क्योंकि इतना तो मैं कुछ नहीं भी करूं तो भी मेरे को मिल जाएगा, तो मैं रिस्क क्यों लूं। तो पहले तो मेरा बेस क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। जैसे आप लोगों ने क्या बोला कि मैं आपको सर क्यों दूं, मेरे को तो एसबीआई में 7% वैसे ही मिल रहा है, तो वो क्या एक तरीके से बेस बन गया आपका। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, रियल रिस्क फ्री रेट आपका बेस बन जाएगा, उसके ऊपर आपको देखना है। तो ऊपर में क्या आ गया, एक तो इन्फ्लेशन प्रीमियम, क्योंकि आपके जो पैसा है उसका रियल वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, इन्फ्लेशन प्रीमियम दो मुझे, करेक्ट। सो एक तो ये चीज हो गया। देन दूसरा प्रीमियम क्या बोलोगे, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, कि डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आदेश की ज्यादा है प्रोबेबिलिटी तो उससे आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, और जगदीश का कम है तो जगदीश से कम बोलोगे। तो ये किस पर डिपेंड करेगी कि आप किसको लोन दे रहे हो और उसका डिफॉल्ट का पॉसिबिलिटी कितना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो और जो रिस्क है वो है लिक्विडिटी प्रीमियम। सो सपोज आपने अभी इसमें से सपोज एक बंदा और आया, ठीक है, उसका नाम लेट से कुछ है सुमित, ठीक है। अब वो जगदीश के जितना ही है, दोनों का स्ट्रॉन्ग है, बट जगदीश क्या बोल रहा है कि मैं आपको 1 साल में पैसा दे दूंगा, और ये क्या बोल रहा है कि मैं आपको 5 साल, सीधा 5 साल के बाद ही पैसा दूंगा, 5 साल में बीच में पैसा नहीं दूंगा, सीधा 5 साल के बाद पैसा दूंगा आपको। तो अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों में से आप किसको रेट ज्यादा कोट करोगे? किसको रेट ज्यादा कोट करोगे आप बताइए, और क्यों? बताइए कि क्वेश्चन समझा आपको? सुमित जो है वो बोल रहा है 5 साल बाद दूंगा, और बीच में आपको कुछ भी पैसा नहीं दूंगा मैं, सीधा 5 साल बाद ही मिलेंगे। और जो जगदीश है वो बोल रहा है ठीक है 1 साल बाद दे दूंगा, दोनों का बाकी फाइनेंशियल कंडीशन सब सेम है, सब सेम है। तो आप किसको रेट ज्यादा चार्ज करोगे? किसको रेट ज्यादा चार्ज करोगे? सुमित। सुमित सर। सुमित को, क्योंकि सुमित क्या है, एक तो लंबे समय के लिए ले रहा है, सो आप उसको मेच्योरिटी प्रीमियम भी लगाओगे, प्लस क्या लगाओगे आप, लिक्विडिटी प्रीमियम, क्योंकि वो 5 साल तक कोई उसका कनेक्शन ही नहीं है, वो बोला 5 साल बाद ही मैं सीधा अपन मिलेंगे, पैसा दूंगा मैं आपको। तो इसीलिए आपको दोनों क्या लगाना पड़ेगा, लिक्विडिटी एंड मेच्योरिटी प्रीमियम। तो ये सब जो फैक्टर्स आप मिलाओगे तब आपको मिलेगा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो रेट जो आपको चाहिए वो इन्वेस्टर से। यानी हमने क्या क्या पढ़ा इसका, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से आपको कोई भी एसेट क्लास का जो रहेगा पता चलेगा कि उससे मुझे कितना रिटर्न जनरेट करना है, ताकि मेरा जो रिस्क है वो एसेट क्लास से वो भी कवर हो जाए। ये बहुत जरूरी है, कोई कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिस्क कवर होना, ठीक है, ताकि आप जो आपको सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन मिले वो रिस्क लेने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न क्या होते हैं। तो एक हम देखते हैं, एक होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, सो होल्डिंग मतलब क्या कि आपने कितने दिन तक वो चीज को होल्ड किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। करेक्ट। तो सपोज आपने एक शेयर लिया 100 रुपीज में, और 1 साल बाद उसका प्राइस हो गया 107, तो आपका रिटर्न क्या हो गया, 7%। करेक्ट। तो ये हो गया फॉर 1 ईयर, तो दिस इज व्हाट योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर 1 ईयर। करेक्ट। तो इस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो जैसे कि एक एग्जांपल से देखूं मैं, तो एक स्टॉक है जो आपको 20 रुपए में खरीदा है आपने, ठीक है, तो 20 रुपए में खरीदा है, और उसने क्या किया है, 1 रुपए डिविडेंड दिया है, और उसका 1 साल के बाद कितना वैल्यू हो गया, 22। ठीक है, तो अभी इसी एग्जांपल से हम समझेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है इसका। ठीक है, अगर ये है 20 रुपीज आपने शेयर खरीदा और 22 हो गया इसका वैल्यू, और 1 रुपए इसने डिविडेंड दिया है, तो आपको टोटल फाइनल प्राइस कितना हो गया, 22, और 1 रुपए आपको डिविडेंड मिला, माइनस आपने कितने में खरीदा था, 20 रुपए में। टोटल आज अगर आप बेचते तो आपके हाथ में कितने आ रहे, 23 रुपए। 1 रुपए डिविडेंड ऑलरेडी हाथ में आया, और 22 रुपए आप बेचोगे तो आएगा, और आपने खरीदा कितने पे था, 20 पे। तो ये आपका क्या हो गया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। यानी ये क्या हो गया, 23 माइनस 20 यानी 3 डिवाइड बाई 20, ये हो गया 15%। सो 15% इज ए होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। मतलब अगर ये 6 महीने के होल्ड, 6 महीने के लिए होल्ड किया तो ये 6 महीने का होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया, अगर 1 साल के लिए किया तो 1 साल के लिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न। समझा? यानी जितने पीरियड के लिए आपने होल्ड किया है उसका आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो। वेरी सिंपल। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है वो अगर मल्टीपल पीरियड्स के है तो हम उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। सपोज आपको क्या दिया है, 3 साल के होल्डिंग पीरियड रिटर्न दिए हैं,
एक साल का जैसे अपने ये निकाला एक साल का 15%, तो एक साल का आपको दिया है 15%, दूसरे साल का आपको दिया है 10% और तीसरे साल का आपको दिया है 12%। आपको बोला है कि आप कंबाइन रिटर्न करके निकालो मुझे कितना होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ 3 साल का, तो आप उसको क्या कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 + 15% इंटू 1 + 10% सेकेंड ईयर का इंटू 1 + 12% थर्ड ईयर का। तो ये जो रिटर्न आएगा ये क्या आ जाएगा, टोटल 3 इयर्स का रिटर्न। ये सीएजीआर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है, ये सीएजीआर नहीं है। सीएजीआर मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी पर ईयर कितने से कंपाउंडिंग हुआ वो जो रेट होता है। सीएजीआर पता है आपको, सीएजीआर पता है, ठीक है, या नहीं पता है सीएजीआर? नो सर। ओके, तो सीएजीआर मतलब क्या कि अगर मेरा ये एक साल का रिटर्न 15%, दूसरे साल का रिटर्न 10%, तीसरे साल का रिटर्न 12%, तो मेरा पर ईयर रेट कितना आएगा, क्योंकि ये तीनों साल का रेट अलग अलग है, राइट। सो अगर यदि तीनों रेट को कंबाइन कर लूं तो मेरा पर ईयर का रिटर्न कितना जनरेट हुआ, अगर ये मुझे पता करना है सिंपली, तो उसको बोलूंगा मैं सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और वो कैसे निकलेगा कि ये जो है 1 + 15% इंटू 1 + 10% इंटू 1 + 12%। अब ये 3 नंबर है ना, 3 साल का है, इसलिए मैं इसका क्या करूंगा, क्यूब रूट करूंगा, क्यूब रूट। तो अगर इसका मैं क्यूब रूट करता हूं तो जो भी रिटर्न आएगा, जैसे सपोज आया इसका 1 पॉइंट लेट से 13, और उसमें से मैं -1 करता हूं तो कितना हो गया 13%। 3 -1 करूंगा तो 0.13 आएगा, सो दैट मींस इट इज 13% इज माय सीएजीआर रिटर्न। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तीनों साल का कंबाइन करके एक रेट चाहिए, मुझे एक रेट चाहिए सिंगल रेट, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे 13% मिला है हर साल। यहाँ पे मैं बेसिकली एवरेजिंग कर रहा हूँ, देखो एक साल 15 मिला, एक बार 10 मिला, एक बार 12 मिला, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से एक सिंगल रेट बता रहा हूँ उनको कि कितना रेट मिला। इसको बोलते हैं दिस इज सीएजीआर। और ये जो है ये सीएजीआर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्यूब रूट नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं तीनों साल जो है उनका कंबाइंड रेट बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एचपीआर एंड सीएजीआर? किसी को डाउट है, किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर, नो सर, नो डाउट। ओके ओके फाइन। सो ये हो गया हमारा होल्डिंग रिटर्न। अब हम आते हैं एवरेज रिटर्न एंड ज्योमेट्रिक रिटर्न। सो एवरेज रिटर्न क्या हो गया, जैसे कि एवरेज रिटर्न तो बहुत ही सिंपल है। सो वही पीछे वाला हम एग्जांपल ले ले तो क्या हो गया, 15%, 10%, देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। सो फर्स्ट ईयर में आपको मिला 15%, फिर 10%, फिर 12%। तो अगर एवरेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15% प्लस 10% प्लस 12%, ये परसेंट है 15%, एंड डिवाइड बाई क्या 3, क्योंकि 3 नंबर है 3 साल का, इसीलिए। अगर 4 नंबर होते तो डिवाइड बाई 4, 5 नंबर होते तो 5 साल होते तो 5 डिवाइड बाई 5। तो एवरेज मेरा कैसे आ गया 22, और ये कितना हो गया 37, तो 37 डिवाइड बाई 3 यानी कितना हो गया 12.33, 12.33% इज माई एवरेज। और ये जो एरिथमेटिक यानी एवरेज मीन या एरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, ये आगे जाके क्वांट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से हम आगे जाके देखेंगे कि नॉमिनल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते हैं उसमें किस तरह से ये काम आता है। तो ये यहाँ पे आपको, बट है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। हम जो भी हमें रिटर्न दिए गए हैं जितने साल के, उसका हम बेसिकली एक एवरेज निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं, करेक्ट। सो दैट इज बेसिकली द अरिथमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे सीएजीआर, दैट इज द सेम एज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या कर रहे हैं, अगर ये तरीके से हमें रिटर्न दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे, इसको 1 + 15% इंटू 1 + 10% इंटू 1 + 12% का क्यूब रूट, इसको मैं बोलूंगा ज्योमेट्रिक मीन। ये हमने मैथ्स में भी पहले पढ़ा होगा, राइट, 10th वगैरह में। ओके, सो बेसिकली ये जो है ये दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन।
तो ज्योमेट्रिक मीन में बेसिकली क्या है कि तीनों जो रिटर्न है हमने उसका तीनों को रिटर्न को मल्टीप्लाई करके उसका क्या किया है, क्यूब रूट किया है, और उससे जो हमारा एक सिंगल रिटर्न आया उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन और एनी रिटर्न यानी हम दोनों जो है इसमें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए अभी ये हमें अगर 6 मंथ का होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है और हमें ये 4 रेट दिया गया है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 2%, 1 प्लस 0.5%, ये हर 6 मंथ का रेट है, बट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1%, क्योंकि ये क्या है माइनस, और सिमिलरली 1 प्लस 1.5%। अब ये 1.5% है और ये सिंगल वन है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। 1.5% मतलब क्या? 1.5 डिवाइड बाई 100, ये भी डिवाइड बाई 100। तो अगर ये आप निकालोगे, सॉल्व करोगे तो कितना रिटर्न आता है बताओ मुझे? ये 1 प्लस ऐसा है, बताइए अगर इसका आंसर क्या आता है, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आएगा मेरा? और उसमें से -1 करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने +1 किया है, तो इसका आंसर कितना आएगा? यूज योर कैलसीज। कितना आ रहा है? सर 1.167 कितना? 167 1.168। 7 हाँ। क्योंकि देखो 1 पॉइंट, देखो ये क्या हो गया 1.02, ये क्या हो गया 1.005, करेक्ट, और ये हो गया 1.99, सॉरी 99.99, ओके सॉरी 0.99 होगा, 0.999, और ये हो जाएगा आपका 1.015। इस तरीके से होगा। आप देखो अभी ये करके देखो, मल्टीप्लाई करके इसका क्या आंसर आता है। और फिर आपको ये सर 1 + 15/100 is 1.15। क्या बोले? 1 + 15 divided by 100 is 1.15। 15 नहीं है, ये 1.5% है, 1.5% है, Okay. ये है 1.5%। यहाँ से लिया देखो, ये मैंने ये 1.5% है। आया? नहीं, So 1.103 1.10300, 10300
नहीं एक्चुअली देखो 1.103 नहीं आएगा इसमें, देखो 1.02 इंटू, लेट मी डू इट, 1.005 इंटू 1999 1015 02 into 1.00. हाँ 1.04 आ गया कुछ, 1.04037 ऐसा कुछ आ रहा है। 1.03943। अच्छा ओके ठीक है, सो लेट मी चेक अगेन, आई थिंक मेरा कुछ अलग आंसर आ रहा है। व्हाट इज योर आंसर मोहित? 1.14 आया है। 1.14 सब लोगों को अलग अलग आ रहा है। ओके तो बेसिकली आई थिंक 1.04 के आसपास आना चाहिए आंसर, ठीक है। सो दैट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, बट हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना हमें लेना है, बट यहाँ पे जो रिटर्न दिया है वो क्या है, सेमी एनुअल रिटर्न है। सेमी एनुअल मतलब हर साल में दो, हर 6 महीने का रिटर्न है ये। तो एक साल में कितने हो गए सेमी एनुअल, 2, और 2 साल का कितना हो गया, 4, क्योंकि 4 रिटर्न दिए हैं हमें यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर ये स्क्वायर रूट 4 टाइम्स का स्क्वायर रूट लेना है उसका, करेक्ट। तो हम इसको कैसे लेंगे, जो हमारा ये इसमें है यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया है, तो आपका जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, अभी उसका उसको आप 2 बार स्क्वायर रूट कीजिए, ठीक है। तो अगर वो करेंगे तो उसके बाद जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 0.7435%, करेक्ट। यानी आपको जो भी आएगा उसको -1 करोगे तो आपको आएगा 0.7435%। तो दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। आ रहा है करेक्ट? ओके और सिमिलरली एनुअल रिटर्न निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यही सेम चीज का मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा मेरा एनुअल रिटर्न। तो मुझे आएगा, और -1, ऑफकोर्स -1 हमेशा करना भूलना नहीं है, तो आपका ये आना चाहिए 1.49%। ओके सो ये ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना हमने पावर में लिया है, और एनुअल में क्या करना है, एनुअल में हमें ये देखना है कि 2 साल में कितने मतलब हो गए 4 सेमी एनुअल, मतलब क्या 2 साल हो गए, तो हमने 2 ही लिया है यहाँ पे स्क्वायर रूट में। तो ये फर्क है एनुअल रिटर्न एंड ज्योमेट्रिक मीन में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिया है, और एनुअल रिटर्न में क्या लिया, जितने एनुअल से, मतलब 4 सेमी एनुअल, मतलब क्या हुआ, 4-6 महीने के रिटर्न दिए हुए, तो 4-6 महीना मतलब क्या होगा, 24 मंथ्स, 24 मंथ्स मीन्स 2 years, so that means that is why we have taken 2 for square root। समझ में आया ये कि 2 यहाँ पे क्यों लिया है और यहाँ पे 4 क्यों लिया है? 4 इसलिए लिया है, ज्योमेट्रिक मीन में सीधा सीधा जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना हमें स्क्वायर रूट में लेना पड़ता है, और एनुअल रिटर्न अगर निकालना है तो जितने एनुअल से, यानी 4 सेमी एनुअल यानी 24 मंथ्स यानी कि 2 years, so that is why we have taken 2 as a square root।
कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक, ओके। सो लेट्स गो टू द हार्मोनिक मीन। अब हमने एसआईपी के बारे में हमेशा सुना है कि एसआईपी में पैसे डालते हैं, ठीक है। तो एसआईपी जो है वो एक तरीके से किस इसका एग्जांपल है, वो है हार्मोनिक मीन का। किस तरीके से, देखो सपोज हर महीने आपने 5 महीने, हर महीने आपने 1000 रुपए डाले, कितने 1000 रुपए। सो यू आर पुटिंग 1000 रुपीज फिक्स, करेक्ट। अब ये एनएवी जो है म्यूचुअल फंड का एनएवी पता है? एनएवी क्या होता है पता है म्यूचुअल फंड का? नेट एनुअल वैल्यू। नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। यानी वो जैसे कि शेयर का एक शेयर प्राइस होता है पर यूनिट, जैसे एचडीएफसी बैंक का सपोज 1000 रुपीज में शेयर ट्रेड हो रहा है, तो ये क्या हो गया 1000 रुपीज पर यूनिट शेयर का प्राइस, करेक्ट। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनका भी एक पर यूनिट प्राइस निकाला जाएगा। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग यूनिट्स है। अभी जैसे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स उसके पास हो सकता है 1 लाख हो, आईसीआईसीआई बैंक के हो सकता है 50,000 हो। तो इस तरीके से सबका वो अगर वो निकालेगा और माइनस करेगा किससे, जो उसकी लाइबिलिटीज है, तो क्या आएगा नेट असेट। और उसको अगर वो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेगा तो उसको क्या मिलेगा एनएवी पर यूनिट। यानी इन सिंपल भाषा में अगर समझे तो वो प्राइस है जिसपे आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हो या बेचते हो। हर दिन वो एक एनएवी रिलीज करता है और वो एनएवी पे ही आप ट्रांजेक्शन करते हो, बाई या सेल का, करेक्ट। तो वो उसको हम बोलते हैं एनएवी पर यूनिट। एंड दिस इज फॉर म्यूचुअल फंड्स जहां पे मिक्स ऑफ असेट्स होते हैं, मल्टीपल शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वो एनएवी है तो वो अगर 40 है, सपोज यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 हो गई, यहाँ पे 50 हो गई और यहाँ पे लेट से इसकी कितनी हो गई 100 हो गई। तो इस तरीके से होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। हर महीने आपको अलग अलग यूनिट्स मिले। अभी आपने क्या डाला 1000 रुपए डाला, और उसका मतलब लेट से वो म्यूचुअल फंड स्कीम का प्राइस कितना था 40, तो आपको कितना यूनिट्स मिले 1000 डिवाइड बाई 40, 25 यूनिट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना मिलेगा 1000 डिवाइड बाई 40, 25 यूनिट्स। और यहाँ पे क्या मिला 1000 डिवाइड बाई 50 डिवाइड कितना हो गया 20 यूनिट्स। सेम यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 50 यानी 20 यूनिट्स। और यहाँ पे कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई 100, क्योंकि इसका प्राइस हो गया था 100, तो आपको कितने मिले सिर्फ 10 ही यूनिट मिले। भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा आपको यूनिट कम मिलते जाएंगे ना, क्योंकि आप अमाउंट तो उतना ही डाल रहे हो 1000 ही, और प्राइस क्या हो गया 40 से 100 हो गया। ये चीज आपको समझ रही कि नहीं समझ रही है? समझ रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यूनिट्स मिलेंगे। तो सिमिलरली हार्मोनिक मीन में क्या करना है, अगर आपको निकालना है हार्मोनिक मीन तो आप किस तरीके से करोगे, पहले तो आपको देखना है कि कितने यूनिट्स है। जैसे हम ये एग्जांपल की बात करें कि आप हजार हजार जो रुपए है वो डाल रहे हो और $1000 डाल रहे हो हर महीने, और हर महीने का प्राइस कितना दिया है इस एग्जांपल में, मंथ प्राइसेस पेड पर शेयर इज $8, इसका कितना है $9, इसका कितना है $10। तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे 1000 बाई 8, यहाँ पे यूनिट्स कितने मिलेंगे 1000 बाई 9, और यहाँ पे कितने यूनिट मिलेंगे 1000 बाई 10। तो आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, यानी ये इतने सारे सब जो यूनिट्स खरीदे मैंने उसका एवरेज कॉस्ट कितना है, क्योंकि आप हर एक को अलग अलग प्राइस पे खरीद रहे हो। तो अगर इसका एवरेज कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे सीधा 3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 10। और ये 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये 3 नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो अगर मैं ये चीज निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस पर शेयर जो आपने 3 खरीदे हैं अलग अलग हर महीने में, फर्स्ट महीने, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, उसका एवरेज प्राइस कितना होगा। और इसको भी, इसी को मैं क्या बोलूंगा हार्मोनिक मीन। देखो बाकी जगह हम क्या कर रहे थे डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 1 बाई ये करके फिर हम ऐड कर रहे हैं उसको, और उसको किस में रखना है डिनोमिनेटर में। तो ये डिफरेंस है, समझ में आया। और अगर आपको ये डिराइव करना है कि ये कैसे आया, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो
ये आपको नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 1000/8। अब आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है 3000, और आपको यूनिट्स कितने मिले ये सम। तो अगर आपने अमाउंट है आपका 3000, टोटल आपने इन्वेस्ट किया 3000 और आपको यूनिट्स कितने मिले 1000/8 प्लस 1000/9 प्लस 1000/10। अब 1000 आप यहाँ से कॉमन निकालोगे और यहाँ से 3000 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3000 डिवाइड 1000 इंटू 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10। तो ये यहाँ से 1000 हटा दूं तो यहाँ से भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यही हम बोल रहे थे। तो ये मेरा क्या आ गया एवरेज प्राइस पर शेयर। समझ में आया ये चीज? यस सर। समझ में आया? तो ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, सो अब हम देखेंगे कि जो बाकी रिटर्न है उनमें रिलेशन क्या है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा। एक हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, हमने 3 चीजें पढ़ी। देखो हम एक समराइज करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, यानी उसको हम क्या बोले थे एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न में हमने क्या किया था सिंपली ऐड किया था, याद होगा, ऐड करके डिवाइड किया था। अगर 3 दिया है सपोज 8%, 9% और 10% दिया है तो मैंने क्या किया था तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 किया था। तो ये क्या हो गया एवरेज रिटर्न और अरिथमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन में मैंने क्या किया था, कोई बता सकता है ज्योमेट्रिक मीन में मैंने क्या किया था? ज्योमेट्रिक मीन में क्या किया था मैंने? रूट लिया था सर। करेक्ट, रूट। रूट लिया था कि 1 प्लस 8% इंटू 1 प्लस 9% इंटू 1 प्लस 10%। और ये 3 टर्म दिए हुए हैं इसलिए मैंने क्या किया था 3 से डिवाइड करने के बजाय 3 से इसका क्यूब रूट किया था। करेक्ट, तो ये मेरा क्या आ गया था ज्योमेट्रिक मीन। और इसी चीज का मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन के लिए मैंने क्या किया था 3, यानी 3 टर्म है इसलिए 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 9 एंड 1 डिवाइड बाई 10 ये किया था। करेक्ट, तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। अब इनमें रिलेशन क्या है वो हम देख रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, यानी ये मीन और अरिथमेटिक मीन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल टू क्या होगा इस मीन का स्क्वायर। समझ में आया कि ज्योमेट्रिक मीन का अगर स्क्वायर करता हूं तो वो किसके इक्वल होगा हार्मोनिक मीन इंटू अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा अरिथमेटिक इंटू हार्मोनिक मीन। इसका जो डेरिवेशन है वो सीएफए करिकुलम में नहीं है। ठीक है, सो बट ये रिलेशनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी ये तीनों टर्म्स अलग अलग है तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा अरिथमेटिक मीन, एवरेज मीन जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा। उसके बाद कौन सा होगा ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद क्या होगा हार्मोनिक मीन। तो इसलिए ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है कि हार्मोनिक मीन है वो सबसे कम होगा, देन ज्योमेट्रिक मीन उससे ज्यादा होगा और अरिथमेटिक मीन क्या होगा सबसे ज्यादा। समझ में आया? तो इसीलिए इसका क्या क्या यूज है अरिथमेटिक मीन जो है इसमें सभी वैल्यूज आ गई क्योंकि हमने सबका सम किया और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स किया। देन हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन, इसमें हमने क्या किया कंपाउंडिंग किया रेट ऑफ रिटर्न। हमने देखा कि सबको मल्टीप्लाई 1 प्लस करके स्क्वायर रूट वगैरह लिया था, तो वो हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन में क्या किया हमने एवरेज कॉस्टिंग निकाला। जैसे हमने देखा एग्जांपल की नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सो हर सपोज महीने अपन 1000 रुपए डाल रहे हैं और इस अलग अलग लेवल पे ले रहे हैं तो वो उसको हम कैसे कॉस्टिंग निकालना है वो हम किससे करेंगे हार्मोनिक मीन से। एंड देन हमने देखा ये देखा नहीं हमने, ये आगे आएगा हमारा ट्रिम्ड और विंसराइज्ड मीन। तो इसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे नॉर्मल वगैरह पढ़ेंगे तब अपने को समझेगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये 3 टर्म्स भी देखेंगे। ये जो टर्म है वो हम आगे के लेक्चर में लेंगे क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि ये आउटलायर्स और बाकी चीजें टर्म जो है रिलेवेंट वो क्या है तब हमें समझ में आएगा कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, सो यहाँ का जो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं।
ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकता है या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं।